हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ एकेडमी। दोस्तों, व्यू में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलियरी व्यू। दोस्तों, ऑक्सिलियरी व्यू क्या होता है और ऑक्सिलियरी व्यू का उपयोग क्यों किया जाता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। दोस्तों, ऑक्सिलियरी व्यू का उपयोग क्यों किया जाता है, इसी आधार पर हम लोग ऑक्सिलियरी व्यू की डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ऑक्सिलियरी व्यू का यूज़ क्यों किया गया। दोस्तों, ऑक्सिलियरी व्यू का यूज़ क्यों किया जाता है, उससे पहले हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए अगर हमें एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जो 3D में है, तो दोस्तों ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या करेंगे, हम इसका व्यू तैयार करेंगे, चाहे वो फ्रंट व्यू हो, टॉप व्यू हो, साइड व्यू हो। ये सभी व्यू हम किस में बनाएंगे, ये हम 2D में बनाएंगे, यानी कि 2 डायमेंशनल बनाएंगे। दूसरा, हमको पता है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी माप आपको दे रखी है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, जो आपको दे रखा है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में उसका व्यू तैयार करेंगे। तो उस व्यू के अंदर जो उसका साइज होगा वो एक्चुअल होगा, ठीक है, एक्चुअल साइज में हम उसको बनाएंगे। इसका मतलब है अगर आपको लंबाई 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, तो उसका जो व्यू तैयार होगा उसमें भी उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर ही रहेगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर एक मेटल का टुकड़ा है, आपको इसकी लंबाई दे रखी है जो है 20 mm, ठीक है, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है जो है 15 mm, और इसकी आपको चौड़ाई दे रखी है जो है लगभग 10 mm, ठीक है, यानी इसकी तीनों माप आपको दे रखी हैं। उसके बाद आपसे कहा गया कि आप इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तैयार कीजिए, तो आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में इसके व्यू बनाएंगे। चलिए सपोज करते हैं कि आप इसको इधर से देख रहे हो, तो इधर से देखने पर क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। तो चलिए जब हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो हमको क्या क्या दिखाई देगा, तो आपका जवाब होगा हमें इसकी ऊंचाई दिखाई देगी और लंबाई दिखाई देगी। तो इसका फ्रंट व्यू जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों, फ्रंट व्यू के अंदर जो इसकी माप होगी वो दोस्तों कितनी होगी, ये 20 होगी और ये 15 होगी, यानी हमें वही माप लेनी होती है जो माप उसमें एक्चुअल होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये होता कैसे है, इसको समझते हैं। दोस्तों 2D में हम इसको समझ लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, 2D में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमारे पास सपोज कीजिए ये प्रक्षेप तल है, ये क्या है, प्रक्षेप तल है, यानी प्रोजेक्शन प्लेन है, ठीक है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर बैठा है जो देख रहा है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने जब प्रोजेक्शन की डेफिनेशन दी थी ऑर्थोग्राफिक में, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, जब ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इस ऑब्जेक्ट की जितने भी किनारे हैं, किनारों से कुछ लाइंस इस प्रक्षेप तल पर पड़ेंगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे पड़ेंगी। अब दोस्तों इसके जितने भी किनारे होंगे सभी से यहां पर प्रक्षेप तल पर क्या पड़ेंगी, यहां पर किरणें पड़ेंगी, और उन किरणों से क्या बनेगा, यहां पर इसकी इमेज बनेगी। समझना सिर्फ इतना है कि ये जो किरणें जाएंगी, ये किरणें इस ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर होंगी, यानी इस समतल से परपेंडिकुलर हैं, और ये जो प्रक्षेप तल है, प्रोजेक्शन प्लेन है, इससे भी ये परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पर है। दूसरा, जितनी भी रेखाएं जाएंगी वो आपस में समांतर होंगी, यानी यहाँ पर मान के चलिए इनके बीच की कुछ दूरी है, तो यहाँ पर भी दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी, यानी एक दूसरे के ये समांतर रहेंगी। इससे होगा क्या, अगर इस दीवार की लंबाई 10 है तो यहाँ पर जो इसकी इमेज बनेगी उसमें भी इसकी लंबाई 10 ही होगी। तो आप समझ पाए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कैसे हमें उसकी एक्चुअल माप मिलती है। तो ये तो था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक छोटा सा फंडा। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन आ सकती है जिसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ये जो माप है ये एक्चुअल नहीं होगी। दोस्तों चलिए समझते हैं, हमारे पास ये वर्टिकल प्लेन है और हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एक सतह कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। देखिए हमेशा क्या होता है कि इसके जितने भी किनारे होते हैं उन किनारों से क्या जाती हैं, किरणें जाती हैं। तो हमने फिर से क्या किया, यहाँ पर ऑब्जर्वर को बिठा दिया। ऑब्जर्वर ने जब इसको यहाँ से देखा तो इसके सभी किनारों से यहाँ पर किरणें जाएंगी। अब दोस्तों देखिए इसका ये वाला जो किनारा है, ये वाला किनारा
वर्टिकल प्लेन के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रहा है, यानी कि एक झुका हुआ नहीं है। कंडीशन ये है कि ये झुका हुआ नहीं है। तो उससे होगा क्या, इसकी जो एक्चुअल माप यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ पर भी 10 प्रदर्शित होगी। ऐसे ही इसके साथ होगा, ऐसे ही इसके साथ होगा, ऐसे ही इसके साथ होगा। बची कौन सी? बची केवल ये वाली सतह बची। ये वाली सतह किसी एंगल पर झुकी हुई है। देखिए कंडीशन यही है कि वीपी तथा HP के साथ अगर कोई भी सरफेस है जो किसी एंगल के साथ झुकी हुई है यानी इंक्लाइंट है, तो उसकी जो माप होगी वो एक्चुअल नहीं आएगी। चलिए समझते हैं कैसे। दोस्तों मैंने यहाँ पर जितनी भी सरफेस थी वो सब कुछ मिटा दिया है, केवल ये वाली एक सतह हमने यहाँ पर रोक ली है क्योंकि हम इसी का व्यू तैयार करने वाले हैं। अब दोस्तों ऑब्जर्वर क्या करेगा, इसको यहीं से देखेगा। ठीक है, जब ये इसको यहाँ से ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो क्या होगा, इसके जितने भी किनारे होंगे उन किनारों से क्या पड़ेंगी, यहाँ पर रेज पड़ेंगी यानी कि किरणें पड़ेंगी। ठीक है, ये किरणें यहाँ पर पड़ेंगी। ठीक है, ऐसे जा रही हैं। ठीक है, सेम क्या होगा, नीचे तक जितने भी किनारे हैं उन किनारों से नीचे भी यहाँ पर ऐसे ही किरणें पड़ेंगी। ठीक है, तो दोस्तों होगा क्या, अब सपोज कीजिए इसकी जो लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक 20 है। ठीक है, कितनी है, मान के चलिए 20 mm है। तो दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर जो इसका फ्रंट व्यू बनने वाला है, क्या उसके अंदर यहाँ पर जो इसका साइज होगा, जो इसकी लंबाई होगी, क्या वो 20 आएगी? तो आपका जवाब होगा नहीं। वो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये किसी एंगल पर झुकी हुई है। तो चलिए देखते हैं कितनी इसकी लंबाई आएगी। दोस्तों इसकी जो लंबाई होगी वो डिपेंड करेगी एंगल पर। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अपनी ओर से एक एंगल मान लेते हैं कुछ भी। चलिए सपोज कीजिए मैंने इस एंगल को मान लिया 30 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, त्रिकोणमिति रूल से इसका हम क्या करते हैं, लंबाई निकालते हैं। चलिए मैंने क्या किया, sin 30 से इसको हम निकालते हैं। sin 30 बराबर कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, और sin बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, यानी sin 30 का मतलब ये कह रहा है कि अगर आपका लंब 1 है तो आपके कर्ण की जो लंबाई होगी वो 2 होगी, लेकिन हमारे कर्ण की लंबाई तो 20 है। आपको दिख रहा होगा एंगल के सामने ये क्या है, ये लंब है, इधर कर्ण है और नीचे क्या है, आधार है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर 2 की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो आप बता सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, क्योंकि ये 10 गुना है। तो हम कह सकते हैं जो ये लंब होगा ये 10 mm का होगा। तो दोस्तों इसका जो यहाँ पर ये व्यू बन रहा है, इसमें जो ये लंबाई आएगी ये 10 mm आएगी। अब दोस्तों ये तो था इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, अब चाहे आप इसका टॉप व्यू बना के देखना चाहते हैं तो टॉप व्यू देख लीजिए। टॉप व्यू कहाँ पर बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा, और ऐसे ही यहाँ नीचे किरणें आएंगी, रेज आएंगी, और यहाँ पर क्या बनेगा, इसका टॉप व्यू बनेगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ HP के लिए भी ये इंक्लाइंट है, यानी कि HP जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके लिए भी ये जो सतह है झुकी हुई है, और VP के लिए ये भी ये झुकी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो टॉप व्यू बनेगा वो भी एक्चुअल साइज का नहीं बनेगा, वो भी डिपेंड करेगा एंगल पे। तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। हम आधार की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि हमको पता है cos 30 बराबर कितना होता है, √3/2। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, कोस की जो वैल्यू होती है वो किस लिए होती है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, यानी अगर कहीं पर आधार कितना है, √3 है, तो वहां पर कर्ण की वैल्यू 2 होगी, जबकि कर्ण की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो दोस्तों √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7 समथिंग होती है। तो हम कह सकते हैं ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना होगा, और इसको आप 10 गुना करोगे तो लगभग 17 क्या आ जाएगा, आपका आधार आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 17 इसकी वैल्यू आएगी टॉप व्यू की। तो हमने देखा कि हम चाहे 6 के 6 व्यू बना दें, लेकिन उन सभी व्यू में ये जो झुकी हुई सरफेस है इसकी जो माप होगी वो वास्तविक नहीं आएगी। ये डिपेंड करेगी एंगल पे। अगर आप इस एंगल को कम कर देते हो यानी ऊपर ले जाते हो तो इसकी जो माप है वो लगभग एक जैसी आने लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आपको झुकाते जाओगे तो इसकी जो माप है वो यहाँ फ्रंट व्यू पर घटती जाएगी, टॉप व्यू पर बढ़ती जाएगी। तो वो डिपेंड करेगी एंगल पर। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम अगर इस सरफेस की एक्चुअल साइज लेना चाहते हैं और इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते तो कैसे करें। तो दोस्तों सीधा सा आंसर है कि हम एक ऐसा प्लेन कहीं ऐसी जगह पर स्थित करेंगे जिससे क्या हो कि जो किरणें हैं वो लंबवत यहाँ पर पड़ सकें। देखिए कुछ इस प्रकार से किरणें पड़ें। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक प्लेन यहाँ पर रखा
और इस प्लेन पर ये किरणें जा रही हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये यहाँ लंबवत किरणें जा रही हैं, तो अगर इसकी लंबाई यहाँ पर 20 है तो इसका यहाँ जो व्यू बनेगा उसमें इसकी लंबाई 20 ही होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो प्लेन है इसको कहा जाता है ऑक्सिलियरी प्लेन, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ पाए, और ये जो व्यू बना है इस ऑक्सिलियरी प्लेन पर, ये कौन सा व्यू है, ये है ऑक्सिलियरी व्यू, सिंपल सा ऑक्सिलियरी व्यू। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सिलियरी प्लेन कितने प्रकार के होते हैं। आपको ऑक्सिलियरी व्यू तो समझ में आ गया, हमने क्यों इसको एक तरह से बनाया या फिर इसको समझा, इसलिए ताकि हमें ऑब्जेक्ट का सही माप मिल सके। किस ऑब्जेक्ट का, जो इंक्लाइंट हो, यानी कि जो इन प्रिंसिपल प्लेन से यानी वीपी तथा एचपी से जो सरफेस झुकी हुई हो, अगर हमें उसकी एक्चुअल साइज चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसका ऑक्सिलियरी व्यू बनाएंगे, ठीक है। दोस्तों ऑक्सिलियरी व्यू किस व्यू के अंदर आता है हमको ये समझना है। तो दोस्तों ऑर्थोग्राफिक जब आप लोगों ने पढ़ा था, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर 6 प्रिंसिपल व्यूज होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 6 होते हैं। दोस्तों ऑर्थोग्राफिक के अंदर ही आता है ऑक्सिलियरी भी, ठीक है। क्यों आता है ये समझ लीजिए। ऑक्सिलियरी व्यू किसके अंदर आता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर आता है। दोस्तों इसलिए आता है क्योंकि ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का रूल है कि वो सही माप प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर ऑक्सिलियरी व्यू के अंदर भी क्या है, सही माप प्रदर्शित की जा रही है, ठीक है। बिल्कुल उसी प्रकार से प्रदर्शित की जा रही है जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के इन 6 व्यू के अंदर प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ऑक्सिलियरी व्यू भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर आता है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं ऑक्सिलियरी प्लेन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ऑक्सिलियरी प्लेन को समझने से पहले अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको जो हमने पीछे बातें की हैं वो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे हमारे पास ये क्या है, ये एक इमेज है, इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट को जब हम इधर से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, इसके फ्रंट से देखेंगे। हमेशा फ्रंट व्यू कहाँ पर बनता है, वर्टिकल प्लेन पे बनता है, यानी कि हम इसको इधर से देख रहे हैं तो वर्टिकल प्लेन यानी ये जो वीपी है, इस वीपी पर क्या बनेगा, इसका फ्रंट व्यू बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो झुकी हुई सतह है ABCD, ये वर्टिकल प्लेन पे जो इसकी इमेज बन रही है, जो इसका फ्रंट व्यू बन रहा है, उसके अंदर हम नहीं समझ पाएंगे देख के कि ये ABCD जो झुकी हुई सतह है वो क्या है, कितनी उसकी माप है, ठीक है। जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो नीचे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस पर इसका टॉप व्यू बनेगा, ठीक है। तो ये जो ABCD है, क्या उसकी माप उतनी ही प्रदर्शित होगी जितनी एक्चुअल में है? दोस्तों नहीं होगी, क्योंकि ये किसी एंगल पर झुकी हुई है। बिल्कुल सही बात है। तो ना तो हम HP पर जो टॉप व्यू बना ना तो उसको देख के समझ पाए, ना ही VP पर जो फ्रंट व्यू बना है उसको देख के समझ पाए। अब अगर आप इसका साइड व्यू भी बनाना चाहें तो साइड व्यू भी देख लीजिए। पीछे कौन सा प्लेन है, पीछे है PP। PP का फुल फॉर्म है प्रोफाइल प्लेन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है प्रोफाइल प्लेन। तो दोस्तों प्रोफाइल प्लेन पर पीछे क्या बन रही है, साइड व्यू बन रहा है। तो दोस्तों साइड व्यू के अंदर भी इसकी एक्चुअल साइज प्रदर्शित नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि आप कितने भी व्यू बना लीजिए, अगर ये सतह झुकी हुई है तो इसकी हम एक्चुअल साइज पता नहीं कर सकते बिना ऑक्सिलियरी प्लेन का यूज किए। तो चलिए अब हम ऑक्सिलियरी प्लेन को समझते हैं। दोस्तों ये देखिए, हमने जैसे बात की थी, हमारे पास वर्टिकल प्लेन VP यहाँ पर उपस्थित है, नीचे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है नीचे, और पीछे क्या है, प्रोफाइल प्लेन है, ठीक है। दोस्तों अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक प्लेन है जिस पर इसका एक्चुअल साइज प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये ऑक्सिलियरी प्लेन है। इसके अंदर जो इसकी माप होगी, जो व्यू बनेगा उसमें वो एक्चुअल माप होगी जो वास्तव में इस झुकी हुई सतह की है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो प्लेन है, ऑक्सिलियरी प्लेन है, ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं ऑक्सिलियरी प्लेन के बारे में। दोस्तों प्रिंसिपल प्लेन या रेफरेंस प्लेन से किसी भी कोण पर कोई सतह ऑक्सिलियरी प्लेन कहलाती है, ठीक है। समझ पाए आप ऑक्सिलियरी प्लेन। देखिए प्रिंसिपल प्लेन और रेफरेंस प्लेन कौन से होते हैं, हमारे HP और VP ही क्या होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन व रेफरेंस प्लेन होते हैं। तो दोस्तों इनसे किसी एंगल पर झुकी हुई अगर कोई सतह है, कोई प्लेन है, तो वो कौन सी प्लेन है, वो ऑक्सिलियरी प्लेन है।
अब दोस्तों ये कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन और दूसरा होता है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। पहले को कहा जाता है एवीपी और दूसरे को कहा जाता है एआईपी। चलिए इनके बारे में सेपरेटली पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन के बारे में, यानी एवीपी। दोस्तों ये एवीपी जो होता है ये एचपी के लंबवत होता है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तथा वीपी से किसी एंगल पर झुका हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात कि इस प्लेन पर बना हुआ व्यू हमेशा फ्रंट व्यू होगा, तो इसीलिए इस प्लेन पर बना व्यू ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू कहलाता है। अब दोस्तों आप जानते हैं फ्रंट व्यू को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन बोलते हैं। तो इसलिए इस प्लेन पर बना हुआ जो व्यू है उसको हम ऑक्सिलरी एलिवेशन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों इमेज के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों इमेज के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक वर्टिकल प्लेन है, हमारे पास नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब दोस्तों ये जो एवीपी है जिसके बारे में हमने अभी बात की, हमने पढ़ा कि जो एवीपी होता है वो HP के परपेंडिकुलर होता है। तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये HP के परपेंडिकुलर है, यानी HP से 90 डिग्री पर खड़ा है। समझ पाए आप? यानी कि लंबवत है। जबकि ऊपर आपको यहां दिख रहा होगा कि ये VP से किसी अल्फा एंगल पर झुका हुआ है। तो दोस्तों ये जो AVP होता है ये क्या होता है? ये VP से तो किसी एंगल पर झुका रहेगा, जबकि HP के परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री पर खड़ा होगा, लंबवत होगा। अगली बात, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि इस पर जो इमेज बनेगी, जो इस पर व्यू बनेगा वो बनेगा फ्रंट व्यू। तो इसीलिए इस पर बनने वाला व्यू कहलाता है ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू या फिर ऑक्सिलरी एलिवेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरे प्लेन की अब हम बात करते हैं। दूसरा है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, यानी एआईपी। इसके बारे में भी दो पॉइंट हैं। ये वीपी के लंबवत होता है तथा एचपी से किसी एंगल पर झुका होता है। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, यानी वो एचपी के लंबवत था, ये वीपी के लंबवत है। ठीक है, वो वीपी से किसी एंगल पर झुका हुआ था और ये वाला प्लेन एचपी से किसी एंगल पर झुका हुआ होगा। और जस्ट अपोजिट इस पर बनने वाला व्यू हमेशा टॉप व्यू होगा। तो इसीलिए इस प्लेन पर बना व्यू ऑक्सिलरी टॉप व्यू कहलाता है। अब आप जानते हैं कि टॉप व्यू को हम प्लान भी बोलते हैं, तो इसीलिए इस पर बनने वाला व्यू ऑक्सिलरी प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्या है? दो प्लेन है, एक तो वीपी है और नीचे एचपी है। ठीक है, अब ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। अपोजिट कैसे है? ये वाला जो प्लेन है ये है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, एआईपी। तो एआईपी के बारे में आपको याद रखना है कि ये 90 डिग्री पर होगा, यानी लंबवत होगा वीपी के। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो साइन है ये किसका है? 90 डिग्री का है, यानी वीपी के साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये वीपी के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। जबकि ये एचपी से किसी एंगल पर झुका हुआ होता है, जैसा आपको दिख रहा होगा। यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है थीटा के नीचे, ये कौन सी लाइन है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी एंगल पर झुका हुआ होगा। समझ पाए? अब इस पर जो इमेज बनती है, इस पर जो व्यू बनता है वो व्यू होता है हमेशा टॉप व्यू। तो दोस्तों हम टॉप व्यू को क्या बोलते हैं? प्लान बोलते हैं। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑक्सिलरी प्लान या फिर ऑक्सिलरी टॉप व्यू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सिलरी व्यूज। दोस्तों ऑक्सिलरी व्यू का क्लासिफिकेशन दो आधार पर किया जाता है। ठीक है, जिसमें से पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहले ऑक्सिलरी व्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उनको हम आगे समझेंगे कि ये क्या है। पहले हम उनके नाम की बात करते हैं। तो दोस्तों पहले है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा है टर्टियरी यानी कि तृतीय। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी व्यू, सेकेंडरी ऑक्सिलरी व्यू और टर्टियरी ऑक्सिलरी व्यू, यानी प्रथम ऑक्सिलरी व्यू, द्वितीय ऑक्सिलरी व्यू और तृतीय ऑक्सिलरी व्यू। चलिए इनको अब समझते हैं। दोस्तों इनके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं और अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आते तो मैं आपको इमेज के माध्यम से समझाऊंगा। तो सबसे पहले प्राइमरी के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है अ प्राइमरी ऑक्सिलरी व्यू इज ए सिंगल व्यू। ठीक है,
प्रोजेक्टेड फ्रॉम वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल व्यूज। यानी ये वाला जो प्राइमरी ऑक्सिलरी व्यू होता है ये सिंगल व्यू होता है और ये किसके द्वारा प्रोजेक्टेड होता है, ये प्रोजेक्टेड होता है किसी एक 6 प्रिंसिपल व्यू में से। जो हमारे पास 6 प्रिंसिपल व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ठीक है, उनमें से किसी एक के द्वारा ये प्रोजेक्टेड होता है। कौन सा? प्राइमरी ऑक्सिलरी व्यू। दूसरा है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी ऑक्सिलरी व्यू इज ए सिंगल व्यू प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ प्राइमरी ऑक्सिलरी व्यू। यानी जो ये सेकेंडरी वाला होगा ये प्राइमरी ऑक्सिलरी व्यू के द्वारा प्रोजेक्टेड होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा। और तीसरा ए टर्टरी ऑक्सिलरी व्यू इज अ सिंगल व्यू प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ सेकेंडरी और अदर टर्टरी ऑक्सिलरी व्यू। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। दोस्तों आप लोगों को याद तो होगा ही कि अगर हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अगर हमने कोई भी एक किरण ऑब्जेक्ट से किसी प्रोजेक्शन प्लेन पर ड्रॉप कर दी जो क्या होती है, जो लंबवत होती है, तो दोस्तों सारी जितनी भी किरणें वहां पर जाएंगी वो सारी कैसी जाएंगी, एक दूसरे के समांतर जाएंगी। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों जैसे सबसे नीचे आप यहां पर देखिए, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है। देखिए आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स देखने हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई व एफ। ये इसके 6 किनारे हैं जो हमको डायरेक्टली दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखिए कि इसका जैसे बी किनारा है तो इसका बी किनारा यहां पर आ रहा है। यहां पर समझते हैं, जैसे हमने अभी बात की तो इसका बी किनारा कहां पर आया, ये इसका बी किनारा आ गया। ऐसे ही इसका जो सी है वो सी यहां पर आ गया, डी भी आ गया, ए आ गया, एफ आ गया और ई आ गया। यानी जितने भी इसकी ये कोण थे, किनारे थे, जितने भी एज थे, वो सारे कहां पर पहुंचे, यहां पर पहुंचे और इसका एक नया व्यू बन करके तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका क्या बन करके तैयार हो गया, नया व्यू बन करके तैयार हो गया। तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी व्यू। जैसा कि आपको यहां पर ये लिखा हुआ दिख रहा है, प्राइमरी ऑक्सिलरी व्यू। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी व्यू के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो बनता है ये किन्हीं भी 6 प्रिंसिपल व्यू जो होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। अब दोस्तों हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी व्यू जब बन के तैयार हुआ, अब हम बनाना चाहते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरी व्यू। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास 6 इनके क्या हैं, किनारे हैं, तो हमने किसी भी एक किनारे को यहाँ पर, जैसे डी को हम उठा के लाए और हमने यहाँ पर सिचुएटेड कर दिया इसको, डी से डी आया। ऐसे ही सारी जितनी भी ये किरणें हैं एक दूसरे के समांतर आएंगी, सी भी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, ई और एफ। तो ऐसे हमने देखा कि इसका एक नया व्यू बनकर तैयार हुआ जो प्राइमरी ऑक्सिलरी व्यू के द्वारा बना है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरी व्यू। सेकेंडरी ऑक्सिलरी व्यू में आपको ये याद रखना है कि ये प्राइमरी के द्वारा बनता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो तृतीय होता है, टर्टियरी ऑक्सिलरी व्यू। इसमें क्या हुआ, जैसे यहाँ पर इसके 6 किनारे थे, ए बी सी डी ई एफ, ये यहाँ पर नीचे आए और इन्होंने एक नया व्यू बन करके तैयार किया। जैसे A2 से क्या बना, A3 बना। ऐसे ही D2 से D3, E2 से E3, F2 से F3 और C2 से C3। तो यहाँ पर इसका एक नया व्यू बना जिसको हम बोलेंगे तृतीय सहायक दृश्य, यानी टर्टियरी ऑक्सिलरी व्यू। तो दोस्तों आप समझ पाए ये क्या होते हैं। इनके बारे में बस आप ये याद रखना कि ये बनते कैसे हैं। जैसे प्राइमरी बनता है 6 प्रिंसिपल व्यूज में से किसी एक के द्वारा, सेकेंडरी बनता है प्राइमरी के द्वारा, और जो तीसरा होता है वो बनता है या तो सेकेंडरी से या फिर किसी और तृतीय से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें से आपको कुछ भी समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वैसे यहाँ से ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं मोर क्लासिफिकेशन, यानी कि इसका एक क्लासिफिकेशन और होता है। उसके अंदर भी ऑक्सिलरी व्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उनके केवल आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जो पहला है वो है दोस्तों डेप्थ ऑक्सिलरी व्यू, डेप्थ ऑक्सिलरी व्यू। दूसरा है हाइट ऑक्सिलरी व्यू, और दोस्तों तीसरा है विद ऑक्सिलरी व्यू। ठीक है, तो बस इनका आपको क्या करना है, नाम याद रखना है। यहां से ना तो कोई क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिर भी आपको ये याद होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन के अंदर ये भी ऑक्सिलरी व्यू का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। दोस्तों बिल्कुल
आपका ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है और लास्ट में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 टाइप्स और होते हैं ऑक्सिलियरी व्यू के, लेकिन ये कोई क्लासिफिकेशन के द्वारा जनरेट नहीं होते हैं, ये सिर्फ हम ऐसे ही जानते हैं इनको कि एक कोई होता है पार्शियल ऑक्सिलियरी व्यू, एक होता है हाफ ऑक्सिलियरी व्यू, एक होता है फुल ऑक्सिलियरी व्यू। देखिए पार्शियल में क्या होता है, आपके पास जब कोई इंक्लाइंड सरफेस होती है, झुकी हुई सतह होती है, तो उस झुकी हुई सतह की कुछ डिटेल्स, सिर्फ कुछ डिटेल्स ही आप प्रदर्शित करते हैं उस व्यू के अंदर। यानी अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सरफेस है, यानी उसके अंदर बहुत सारी डायमेंशन दे रखी हैं, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, तो आप क्या करेंगे, उसमें से कुछ डिटेल्स, ठीक है, कुछ डिटेल्स प्रदर्शित कर देंगे व्यू में, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल ऑक्सिलियरी व्यू। समझ पाए? उसके बाद दूसरा है हाफ ऑक्सिलियरी व्यू। देखिए हाफ ऑक्सिलियरी व्यू में क्या होता है कि आपके पास चलिए कोई ऐसी कोई सरफेस है जो इंक्लाइंट है, तो आप क्या करेंगे, उसका ऑक्सिलियरी व्यू बनाएंगे। लेकिन आप देख पाएंगे, आपने देखा कि भाई ये जो सरफेस है इसमें कुछ सिमेट्रिकल इमेज है। सिमेट्रिकल का मतलब समझते हैं, मैं समझाता हूं। सिमेट्रिकल, देखिए सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब होता है दोस्तों, आपके पास अगर ये इमेज है तो इसको मैं सिमेट्रिकल तब बोलूंगा जब इसके अंदर सारी प्रोसेस एक जैसी हो। जैसे इसके अंदर यहां पर एक होल है, ठीक है, उसके बाद फिर बिल्कुल इसी शेप का, इसी साइज का एक होल फिर से है, फिर एक होल है। तो हम क्या करते हैं सिमेट्रिकल वाले में, हम क्या करेंगे, इसका जब व्यू बनाएंगे उसमें केवल इतना बना देंगे, ठीक है, इतना बना देंगे और एक होल बना देंगे, उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे आगे। तो दोस्तों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम करते हैं टाइम व स्पेस को सेव करने के लिए। टाइम व स्पेस को यानी जगह को, अपने समय को बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं जब हमारे पास कोई सिमेट्रिकल सरफेस आ जाती है, कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो सिमेट्रिकल, क्योंकि ये सब कुछ एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे, केवल यहाँ पर छोटा सा इसकी इमेज बना देंगे, जिससे क्या है, समझ में आ जाएगा कि भाई ये सिमेट्रिकल था, इसलिए हमने सिर्फ इसको इतना ही बनाया, जिससे हमारा टाइम व स्पेस बच जाएगा। तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं हाफ ऑक्सिलियरी व्यू। उसके बाद आता है फुल ऑक्सिलियरी व्यू। देखिए फुल ऑक्सिलियरी व्यू पार्शियल व्यू का थोड़ा सा डिफरेंस है पार्शियल व्यू में और फुल ऑक्सिलियरी व्यू में। कैसे? पार्शियल में हमने क्या किया था कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था हमने उसका व्यू बनाया और उस व्यू में हमने केवल उसकी कुछ डिटेल्स ही फिल करी, यानी हमने पूरा प्रदर्शित नहीं किया उसको अच्छे से। बस फुल में क्या करेंगे कि उसकी जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सब कुछ हम प्रदर्शित कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, जब हम सब कुछ यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं तो इसमें हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है और हमारा स्पेस भी ज़्यादा लगता है। तो मोस्टली जब हम पार्शियल व्यू की बात, ऑक्सिलियरी व्यू की बात करते हैं, तो मोस्टली पार्शियल व्यू और हाफ ऑक्सिलियरी व्यू, ये दोनों व्यू ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ना तो यहाँ से कोई दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बस हाफ ऑक्सिलियरी व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है कि आप जो टाइम और स्पेस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ ऑक्सिलियरी व्यू बना देते हैं। उसके बाद पार्शियल से आपका कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आपकी जो प्लेटफॉर्म वाली बुक है, द प्लेटफॉर्म वाली, तो उसके अंदर ये डेफिनेशन है। अब आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सिलियरी व्यू या सहायक व्यूज को हम बोलते हैं, तो इसके बारे में यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑक्सिलियरी सतह पर प्राप्त व्यू जो कि झुकी हुई सतह के समांतर होती है, ऑक्सिलियरी व्यू कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सिलियरी जो प्लेन होता है उस पर जो हमारा व्यू होता है वो कौन सा व्यू होता है, ऑक्सिलियरी प्लेन, ऑक्सिलियरी व्यू होता है। और जो हमारी ऑक्सिलियरी सरफेस, जो प्लेन है, जो सतह है, वो कैसी होती है, वो झुकी हुई होती है, झुकी हुई सतह के समांतर होती है। जैसे यहाँ इमेज में देखिए, इमेज में हमारे पास दो सतह हैं जो झुकी हुई हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो झुकी हुई सतह है, तो हमारा जो ऑक्सिलियरी प्लेन होगा वो इसके समांतर होगा। समांतर क्यों होगा, समझ पा रहे हो ना, जिससे हमें उसकी एक्चुअल माप मिल सके। तो इसलिए झुकी हुई सतह के समांतर होता है हमेशा ऑक्सिलियरी प्लेन, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है ऑक्सिलियरी व्यू किसी भी वस्तु जिसकी सतह झुकी हुई होती है के डिजाइन में महत्वपूर्ण होता है। तो इसका यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। जो झुकी हुई सरफेस होती है उसके डिज़ाइन में, उसकी एक्चुअल साइज पता करने में, उसका आकार पता करने के लिए हम ऑक्सिलियरी व्यू का यूज़ करते हैं।
और दोस्तों और अच्छे से समझने के लिए आप ये इमेज दे रखी है, इसको देख सकते हैं। देखिए इमेज में क्या दे रखा है, बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट में आप देख पा रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट की एक सतह है जो इंक्लाइंड है, यानी झुकी हुई है किसी एंगल पर। तो अगर हम इस सतह की पूरी जानकारी चाहते हैं, इसके बारे में हमें अच्छे से पता करें, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी व्यू बनाएंगे। और वो किस प्लेन पर बनेगा, ऑक्सिलरी प्लेन पर बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस सतह के बिल्कुल समांतर है ये एपी यानी ऑक्सिलरी प्लेन, जिससे क्या होगा, बिल्कुल इसके सही साइज की, सही माप का यहाँ पर एक व्यू बनेगा, जिसको हम ऑक्सिलरी व्यू बोलेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि ऑक्सिलरी प्लेन डैश प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं ऑक्सिलरी प्लेन, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एवीपी और दूसरा होता है एआईपी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सिलरी व्यू का प्रयोग किसी झुकी हुई सतह के वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो क्या ये कथन सही है या गलत है? तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास कोई झुकी हुई सतह है, अगर हमें उसका वास्तविक आकार चाहिए, तो हमको कौन सा व्यू बनाना होगा, ऑक्सिलरी व्यू बनाना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन यानी एआईपी निम्न में से किस तल के लंबवत होता है, यानी किसके परपेंडिकुलर होता है? तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि एआईपी किसके लंबवत होता है और किससे झुका हुआ होता है। तो हमने क्या किया था, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन जो होता है वो वर्टिकल प्लेन के क्या होता है, लंबवत होता है, जबकि एचपी से किसी एंगल पर झुका हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त व्यू को कहा जाता है। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया था ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर हमेशा फ्रंट व्यू बनता है और उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी एलिवेशन भी बोलते हैं, क्योंकि फ्रंट व्यू को क्या कहा जाता है, एलिवेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ऑक्सिलरी टॉप व्यू यानी प्लान किस तल पर प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों सोचिए, ऑक्सिलरी टॉप व्यू किस तल पर प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हमारा जो फ्रंट व्यू होता है वो तो बनता है एवीपी पर। तो दोस्तों हमारा जो टॉप व्यू बनेगा वो किस पर बनेगा, वो बनेगा एआईपी पर, जिसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्राइंग में स्पेस और टाइम को सेव करने के लिए केवल डैश व्यू भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या ड्रॉ किया जा सकता है, हाफ ऑक्सिलरी व्यू ड्रॉ किया जा सकता है अगर हम ड्राइंग में स्पेस और टाइम को बचाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन कब होगा, जब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो, यानी कि सिमेट्रिकल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सिलरी व्यू को फिनिश करने के लिए या बनाने के लिए किन रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो ऑक्सिलरी व्यू बनता है, अगर हमने वो बना लिया, उसको हम फिनिश करना चाहते हैं, तो हम किन लाइन का उपयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट लाइन का। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि उनको बनाने के लिए किन रेखाओं का उपयोग होगा, ऑब्जेक्ट लाइन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ऑक्सिलरी व्यू में विमाएं यानी डायमेंशन लिखने यानी ऐड करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम ऑक्सिलरी व्यू में डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, अलाइन्ड डायमेंशन टूल का। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार के ऑक्सिलरी व्यू में ब्रेक लाइन का यूज काल्पनिक ब्रेक दर्शाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पार्शियल। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहां पर क्या चीज कंप्लीट की, हमने यहां पर कंप्लीट की ऑक्सिलरी व्यू। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको छोटा सा काम करना है। आपको चाहे तो YouTube पर जाना है, चाहे गूगल पे जाना है और जाकर के ऑक्सिलरी व्यू के MCQ सर्च करना है। उसके MCQ आपको लगाना है, और अगर आप MCQ लगा पा रहे हो, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टफ, जो आपको टफ लगे उसको छोड़ देना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो नॉर्मल MCQ हैं आप उनको लगा के देखिए। अगर आप ये सेशन देखने के बाद MCQ लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नॉर्मल MCQ नहीं लगा पा रहे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, तो फिर आप मुझे बताइएगा। ठीक है, हम फिर से इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे और अच्छे से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके MCQ मैंने कुछ यहाँ पर करा दिए हैं, कुछ आपको और सर्च करके
करने हैं, या फिर आपके पास जो बुक है उस बुक से भी आप क्या करेंगे, ऑक्सिलियरी व्यू के MCQ देखेंगे और उनको लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ऑक्सिलियरी व्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं बचा होगा, हम लोग इस वीडियो को विराम देते हैं। और जो हमारी अगली वीडियो होगी व्यू वाली, वो होगी दोस्तों सेक्शनल व्यू की। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शनल व्यू पढ़ेंगे। और सेक्शनल व्यू के बाद हम व्यू के बारे में थोड़ा MCQ सर्च कर लेंगे, और MCQ के साथ में अगर आप कहेंगे तो आइसोमेट्रिक व्यू जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप तैयार रहिएगा, कल हम लोग सेक्शनल व्यू पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, जो जो चीज़ हम पढ़ते जा रहे हैं उनका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करो अगर पसंद आती है तो। ठीक है, और कोई डाउट हुआ करो तो कमेंट किया करो। ठीक है, जय हिंद, खुश रहिए।